नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्योत्तर काल में हम शुंग वंश को पूरा पढ़ चुके थे। उसकी कला संस्कृति भी हमने पढ़ ली। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो टॉपिक नया टॉपिक तो नहीं है, नया राजवंश है। वो है सातवाहन राजवंश। ठीक है, सातवाहन राजवंश जिसको शालिवाहन वंश भी बोलते हैं, आंध्र भृत्तीय या आंध्र जातीय राजवंश भी इसको जो है बोला जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं और इसको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? सातवाहन वंश आज हम शुरू करेंगे। सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। सातवाहन को प्यारे साथियों जो है आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य या शालिवाहन भी बोला जाता है। शालिवाहन वंश भी बोला जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या पता किस प्रकार की शब्दावली आपके पेपर में और आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। अब मैं आता हूँ इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम किसी भी टॉपिक को हमने जैसे पढ़ा है तो उसका परिचय तो हमने लगभग किया ही किया है, तो हम परिचय यहाँ भी करने वाले हैं। ठीक है, परिचय हम यहाँ भी करने वाले हैं। परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे कि सातवाहन कौन थे, है ना। सातवाहन कौन थे, तो कौन थे सातवाहन ये हम जानेंगे। दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि इनका जो क्षेत्र था वो क्या था, और तीसरे नंबर पे इनकी जो स्थापना हुई वो किसने की स्थापना वो हम जानेंगे। तो इन तीन जो डायमेंशंस हैं वो छूते हुए हम इसका जो परिचय है वो हम पूरा करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट के रूप में विद्यार्थियों हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रमुख शासकों को। ठीक है, प्रमुख शासकों को पढ़ेंगे। प्रमुख शासकों में देखो आरंभिक शासक हैं, आरंभिक शासक वो पढ़ेंगे। आरंभिक शासकों में 3 शासक ही आते हैं। उसके बाद इनमें अंधकार का युग आ जाता है ना। अंधकार युग, अंधकार युग जो है इसमें कुल 19 शासक हुए अंधकार युग में। तो इनको हम देखेंगे, बस इसमें नाम ही मिलते हैं। शासकों के नाम भी सही तरीके से नहीं मिलते। मान के चलिए अंधकार का युग है, यानी कि सातवाहनों की शक्ति एक तरीके से खो गई थी। और फिर इसमें पुनरुत्थान का काल आया गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय। तो फिर हम पुनरुत्थान काल देखेंगे, है ना। पुनरुत्थान काल। ठीक है, पुनरुत्थान काल जो था ये गौतमीपुत्र सातकर्णी का काल था। गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो काल था वो इसमें आएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ये प्रमुख शासकों वाला जो टॉपिक है इसको बढ़िया तरीके से पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसको पूरा करने के बाद फिर हम इसकी संस्कृति पर चले जाएंगे। ठीक है, इसकी संस्कृति पर चले जाएंगे। संस्कृति में हम 2-3 जो है टॉपिकों को छुएंगे। जैसे इसकी जो है हम कला देख लेंगे, फिर हम इसका जो है समाज देख लेंगे, और इसका जो है धर्म देख लेंगे। इनको हम छूते हुए, मतलब इनका जो समाज था वो कैसा था, धर्म में ये कैसे किस धर्म को मानते थे, कला में जो भी इनके समय जो स्तूप वगैरह स्तंभ है और जो भी विहार वगैरह जो भी बने होंगे, चैत्य स्तूप गुफा जो भी है वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये भी कला भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और अंत में हम इसकी थोड़ी सी अर्थव्यवस्था देखते हुए और इस टॉपिक को जो है हम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था को पढ़ते हुए इस प्रकार से हम इस टॉपिक के विभिन्न आयामों को छूते हुए एकदम 360 डिग्री पूरा अध्ययन करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई सवाल हमारा यहाँ से छूट ना पाए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस डायग्राम को इसी प्रकार से अपनी कॉपी में छाप देना, ताकि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे अब इसमें यहाँ से जैसे कौन थे, तो इसमें आपको 3 पॉइंट बनाने रहेंगे, 4 पॉइंट, जो जितने भी पॉइंट हैं उसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखा और आपको पता चल जाएगा हाँ कौन थे। जैसे ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण होने का मत किसने दिया, है ना। क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय होने का मत किसने दिया।
अनार्य थे तो उन अनार्य होने का मत किसने दिया। शॉर्ट में जब आप लिख दोगे ना तो एक पेज में ही आपके इस सातवाहन वंश को पूरा आप समेट सकते हैं जब शॉर्ट नोट बनाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाओगे जब आप जब रिवीजन करोगे उस दरमियान, ठीक है। तो रिवीजन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र के थे तो क्षेत्रों के नाम यहाँ पे लिख दोगे आप शॉर्ट में। तो इस प्रकार से ही तो शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, वरना शॉर्ट नोट्स बनाने के और कोई तरीका नहीं है। शॉर्ट नोट्स इसी पैटर्न पे बनाए जाते हैं कि जैसे एकदम डायग्राम बनाया और उसमें शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिए। जैसे कौन थे, इसमें तीनों टॉपिक 3 हैं 4 हैं जो भी है यहाँ पे लिख डाले। सॉरी, क्षेत्र में भी दो क्षेत्र है, 3 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, जो भी है वो यहाँ पे शॉर्ट में लिख डाले और उनके समर्थक उनके ब्रैकेट में लिख डाले। बस इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाते हैं ना। तो आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। और अब मैं जो है इस परिचय वाले बिंदु की बात कर लेता हूं और सातवाहन कौन थे ये हेडिंग में डालता हूं। कौन थे, है ना, मतलब सातवाहन कौन थे, ठीक है। सातवाहन कौन थे, इस टॉपिक की चर्चा हम अब करते हैं, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, सातवाहन कौन थे, इस संदर्भ में हमको विभिन्न मत देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ स्रोत ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि सातवाहन क्षत्रिय थे। कुछ स्रोत ऐसे हैं जो बताते हैं कि सातवाहन ब्राह्मण थे। कुछ स्रोत जो है इनको सातवाहनों को और अनार्य बताते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊं सबसे पहले आपको कि जो अनार्य बताने वाले या निम्न जाति के बताने वाले, मलेच्छ बताने वाले जो स्रोत हैं वो ब्राह्मण स्रोत हैं अधिकतर। जैसे जो ब्राह्मण साहित्य है वो स्वयं यह कहता है कि सातवाहन जो थे वो अनार्य थे। अनार्य क्यों थे? क्योंकि ये दक्षिण भारत में बसे हुए थे। सातवाहनों का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत है, अभी हम क्षेत्र में भी चर्चा करने वाले हैं। ये दक्षिण भारत में बसे हुए थे और चूंकि दक्षिण भारत में जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, जो आर्य जो लोग थे वो दक्षिण भारत में नहीं बसे थे, इसलिए ये लोग अनार्य हो गए और जो उत्तर भारत में बसे हुए थे वो आर्य हो गए, ठीक है। इस आधार पर ब्राह्मण साहित्य इनको अनार्य बताता है, ठीक है। तो एक बात तो अनार्य की ये हो गई। इसके अलावा जो हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, वो भी इनको जो है अनार्य कहता है सातवाहनों को, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में स्पेशली अनार्य कहा गया है। महाभारत में इनको मलेच्छ कहा गया है, ठीक है। सातवाहनों को क्या कहा गया है? मलेच्छ। मलेच्छ क्यों? मैंने आपको पहले बताया है कि महाभारत में मलेच्छ उन लोगों को कहा गया है जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। और चूंकि संस्कृत भाषा आर्यों की भाषा थी और आर्य लोग उत्तरी भारत में बसे हुए थे, तो संस्कृत भाषा का प्रसार भी उत्तरी भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में संस्कृत भाषा का प्रचार नहीं हो पाया था ना, बहुत बाद में जाके हुआ था। कहते हैं कि दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण किया वो अगस्त्य ऋषि ने किया था, है ना, अगस्त्य ऋषि ने किया था। तो वो बहुत बाद की बात है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे संस्कृत भाषा नहीं थी। इस आधार पर महाभारत ने इनको मलेच्छ कह डाला। वहीं मनुस्मृति में सातवाहनों को जो है निम्न कुल का या अंत्यज बताया है ना, सॉरी, अंत्यज या वर्ण संकर बताया है, ठीक है। अंत्यज या वर्ण संकर जो है बताया गया है। तो ये बात हुई सातवाहनों के अनार्य होने की, ठीक है। सातवाहनों को अनार्य कौन कौन बताते हैं? एक तो ब्राह्मण साहित्य बताता है जिसमें खासकर ऐत्रेय ब्राह्मण प्रमुख ग्रंथ है, उसके अलावा महाभारत है और मनुस्मृति है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सातवाहन क्षत्रिय थे, ऐसा कौन कहता है? सातवाहनों को क्षत्रिय बताने का जो मत रखा, वो रखा था हमारे डॉक्टर भंडारकर साहब ने, DR भंडारकर साहब ने, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन इंडिया, ठीक है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन ही लिखी थी, 1884 में लिखी थी, ठीक है। और एक पुस्तक और लिखी थी इन्होंने, द पीप ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से, है ना, वो इंडिया नाम से अलग लिखी थी, ध्यान रखना, ठीक है। द पीप ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी और एक पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन जो 1884 में लिखी थी, ठीक है। तो उन पुस्तकों में जो दक्कन वाली पुस्तक थी उसमें DR भंडारकर साहब ने और सातवाहनों को क्षत्रिय बताने का प्रयास किया है, ठीक है। लेकिन जो सातवाहन थे वो क्षत्रिय नहीं थे, उनका खंडन भी किया जाता है
क्योंकि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का एक लेख मिलता है हमको, नासिक नासिक का जो लेख है, नासिक के अभिलेख में सातवाहनों को क्षत्रिय मान दर्पदंश कहा गया है। ठीक है, क्षत्रिय मान दर्पदंश कहा गया है, जिसका अर्थ होता है क्षत्रियों का मान व घमंड का नाशक, है ना, क्षत्रियों के मान व घमंड का नाश करने वाला, इस प्रकार की उपाधि सातवाहन धारण करते थे। तो यह उपाधि जो है स्पष्ट बता रही है कि ये लोग क्षत्रिय तो नहीं हो सकते, है ना। साथ में ही ये एक बात और कही गई है, एक ब्रह्म इनको कहा गया है, एक ब्रह्म ना, यानी कि एक ब्राह्मण इनको कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, ऐसा माना जाता था। तो ये लोग ब्राह्मण इनको कहा गया है। ठीक है, तो एक मत क्षत्रिय वाला डी.आर. भंडारकर साहब का ये हो गया। ठीक है, अब मैं तीसरा मत आपको आपके समक्ष रखूं तो तीसरा मत है कि जो सातवाहन थे वो ब्राह्मण थे, है ना। सातवाहन कौन थे? ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण होने वाला जो मत है ना, ये सबसे प्रमाणिक माना जाता है और है भी यही प्रमाणिक। ठीक है, आपसे सीधा वन लाइनर सवाल पूछे कि सातवाहन कौन थे, तो और वहाँ पे हो कि निम्न जाति के थे, अंत्यस्थ थे, मलेच्छ थे, क्षत्रिय थे, और एक ऑप्शन दे दे ब्राह्मण थे, तो आपको ब्राह्मण पे क्लिक करना है, ब्राह्मण उत्तर सही होगा। ठीक है, और यह जो मत सबसे पहले दिया था कि सातवाहन ब्राह्मण थे, यह मत सबसे पहले हमको हरिश्चंद्र राय चौधरी ने दिया था। ठीक है, हरिश्चंद्र राय चौधरी जी ने भी जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया नाम से लिखी थी, और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी इन्होंने लिखी। ठीक है, हाँ, एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी लिखी थी। वैसे कई इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। ये सारे बड़े विद्वान लोग थे, चाहे भंडारकर साहब हों, चाहे राय चौधरी हों, चाहे सवाल साहब हों, सभी ने खूब लिखी थी। ठीक है, तो अब इनके ब्राह्मण होने के पीछे क्या मत हम दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम यही मत देते हैं कि सातवाहनों के द्वारा जो चैत्य और ये सब बनवाए गए थे, सातवाहनों ने बनवाए थे, जो हमको महाराष्ट्र से मिले हैं, है ना। और मतलब मेन जो इनके ब्राह्मण होने का जो मत है, वो उसके पीछे कई कारण दिए जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इनके नाम जो है ना, वो इनके नाम से पहले, शासकों के नाम से पहले ऋषियों के नाम का मिलना, जैसे वशिष्ठ पुत्र, है ना, गौतमी पुत्र, है ना, तो गौतमी का नाम मिलना, वशिष्ठी का नाम मिलना और माधव का नाम मिलना, इस प्रकार के जो नाम हमको यहाँ पे लगातार मिलते हैं, है ना। हरित का भी नाम मिलता है ना, माधव, हरित, वशिष्ठ, गौतमी, ऐसे जो ऋषि हैं उनके नाम इनके नाम से पहले, शासकों के नाम से पहले मिलते हैं। तो उस आधार पे इनको ब्राह्मण होना माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ उपाधियाँ मिलती हैं, है ना। जैसे आगमन निलय एक उपाधि मिलती है। आगमन निलय का जो अर्थ होता है वो होता है धर्मशास्त्रों का ज्ञाता। ठीक है, आगमन निलय एक उपाधि है जिसका अर्थ होता है धर्मशास्त्रों का ज्ञाता। इसके अलावा विनिवितस्य च वर्ण संक्रस्य उपाधि मिलती है ना। विनिवितस्य च वर्ण संक्रस्य उपाधि मिलती है, मतलब वर्ण व्यवस्था का रक्षक की उपाधि भी इनको मिलती है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक की उपाधि भी इनको मिलती है। पर्वतों का स्वामी, अद्वितीय ब्राह्मण जैसी उपाधियां इनको दी गई हैं। ठीक है, अद्वितीय ब्राह्मण, तो देखो स्पष्ट कहा है कि अद्वितीय ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ अद्वितीय है, यानी कि उसके जैसा कोई ब्राह्मण नहीं हो, ऐसी उपाधि इनको जो है हमारे जो नासिक प्रशस्ति है उसमें मिलती है। ठीक है, तो ये सारी बातें सातवाहनों को और जो है ब्राह्मण होना बताती हैं। उसके अलावा जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में भी सातवाहनों को जो है वेद शास्त्रविद कहा गया है। ठीक है, तो वेद शास्त्रविद उपाधि का होना भी यह दर्शाता है कि सातवाहन ब्राह्मण थे। ठीक है, तो सर्वमान्य मत भी यही है कि सातवाहन ब्राह्मण थे। ठीक है, तो अब विद्यार्थियों मैं एक एक मत को यहाँ पे लिख डालता हूँ और फिर हम जो है उसकी चर्चा फिर यहाँ से फिर हम जो है क्षेत्र वाले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ से इसको लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कौन थे सातवाहन, कौन थे? इसमें मैं पहला जो पॉइंट लिखूंगा कि सातवाहन अनार्य थे, है ना। अनार्य होने का मत जो है कौन देते हैं?
ये बात आप हमें जो है मैं लिखता हूँ, आप भी लिखें, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य जो है, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में सातवाहनों को, ब्राह्मण साहित्य में सातवाहनों को अनार्य कहा गया है, अनार्य कहा गया है, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में सातवाहनों को अनार्य कहा गया है क्योंकि क्योंकि सातवाहन, क्योंकि सातवाहन दक्षिण भारत में बसे थे, दक्षिण भारत में बसे थे तथा तथा सॉरी, सातवाहन दक्षिण भारत में बसे थे, जबकि, ये लिखेंगे, जबकि, जबकि आर्य उत्तर भारत में, उत्तर भारत में बसे थे, उत्तर भारत में बसे थे, ठीक है। इस आधार पर, इस आधार पर सातवाहनों को, सातवाहनों को अनार्य कहा गया है, कहा गया है, ठीक है। इस आधार पर सातवाहनों को अनार्य कहा गया है। और विष्णु पुराण में तो, सॉरी, जो हमारा क्या नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में तो इनको स्पष्ट रूप से अनार्य कहा गया है, ठीक है। और कहाँ कहा गया है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, ऐत्रेय ब्राह्मण, है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में सातवाहनों को क्या बताया गया है, अनार्य बताया गया है, ठीक है, अनार्य, ठीक है। महाभारत में इनको जो है, जैसे मैं महाभारत की बात करूं, महाभारत, ठीक है, महाभारत में इनको मलेच्छ बताया गया है, मलेच्छ। और मलेच्छ कौन होता है, मैंने आपको बताया है पहले भी, मलेच्छ वो होता है जो संस्कृत भाषा नहीं जानता हो, संस्कृत का ज्ञान नहीं रखने वाले, संस्कृत का ज्ञान नहीं रखने वाले, ठीक है, वो होते हैं मलेच्छ। और तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मनुस्मृति, मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति में जो है सातवाहनों को वर्ण संकर या अंत्यज कहा गया है, ठीक है, वर्ण संकर या अंत्यज कहा गया है, ठीक है। मनुस्मृति में दोनों ही बातें मिलती हैं, अनार्य होने की भी मिलती हैं, और मनुस्मृति में जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेद शास्त्र विद भी जो है मनुस्मृति में कहा गया है, ठीक है। तो आपको दोनों ही बातें ध्यान रखनी है, क्या पता किस प्रकार का सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से आप उतारें विद्यार्थियों। ये बात हमारी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और अब हम जो है, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ, आप इसको उतारें, ठीक है। चलिए आप इसको उतार ले, और मैं इसको मिटा रहा हूँ, और मैं दूसरा मत रखता हूँ, पहला मत हमारा हो गया, अब मैं इसको पूरे को ही मिटा रहा हूँ, ठीक है, पूरे को ही मिटा रहा हूँ। आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से। चलिए, ये मैंने इसको मिटा दिया है, और अब हम जो है दूसरा मत लिखते हैं, ठीक है। दूसरा जो मत है विद्यार्थियों, दूसरा मत वो है क्षत्रिय होने का, कि जो थे सातवाहन जो थे क्षत्रिय थे, ठीक है। सातवाहनों को क्षत्रिय बताने का जो काम किया वो किया हमारे DR भंडारकर साहब ने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, डॉक्टर भंडारकर साहब ने, डॉक्टर भंडारकर ने सातवाहनों को, सातवाहनों को क्षत्रिय बताया, मगर इस मत का खंडन किया जाता है, मगर इस मत का खंडन किया
जाता है, मगर इस मत का खंडन किया जाता है। ठीक है, इस मत का खंडन किया जाता है। किस आधार पे किया जाता है? तो वो आधार मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख में इनको सातवाहनों को जो है क्षत्रिय मान दर्पदंश कहा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ। नासिक अभिलेख में, नासिक अभिलेख में सातवाहनों को क्षत्रिय मान दर्पदंश, जिसका अर्थ क्या होता है? क्षत्रियों के मान व घमंड, क्षत्रियों के मान व घमंड को नष्ट करने वाले। ठीक है, क्षत्रियों के मान व घमंड को नष्ट करने वाले। ठीक है, नासिक अभिलेख में सातवाहनों को क्षत्रिय मान दर्पदंश कहा गया है। ठीक है, कहा गया है। ठीक है, तो यह जो उपाधि है क्षत्रियों के मान क्षत्रियों के मान व घमंड को नष्ट करने की उपाधि जब इन्होंने धारण की, तो ये स्वयं क्षत्रिय कैसे हो सकते हैं? ये स्वयं का नाश कैसे कर सकते हैं? ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे ये जो बात है वो गलत हो जाती है कि क्षत्रिय सातवाहन क्षत्रिय थे, ये मत गलत हो जाता है, खारिज हो जाता है। ठीक है, भंडारकर साहब ने ऐसा कहा था। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन जो पुस्तक लिखी 1884 में, ये आप ध्यान रखना, पुस्तक वैसे पूछेंगे नहीं आपसे। भंडारकर साहब की जो पुस्तक है उसको मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, भंडारकर साहब की जो पुस्तक है वो है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द दक्कन। ठीक है, ये 1884 की पुस्तक है, आप ध्यान रखना। द पीप ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें भारत का इतिहास है, वो ध्यान रखना। वैसे स्कूल व्याख्याता में मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछा जाएगा, नेट में पूछा जाता है, प्रोफेसर में पूछा जाता है। ठीक है, वहाँ पे तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इनकी पुस्तकों का नाम, लेकिन यहाँ पे पुस्तकों का नाम बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाने के। वैसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है कि सातवाहन ब्राह्मण थे, है ना। ब्राह्मण होने का जो मत है वो बड़ा प्रबल मत है। ठीक है, ब्राह्मण होने का जो मत है वो ये प्रबल मत है, और यह मत जो दिया था सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि सर्वप्रथम यह मत ये दिया था H.C. राय चौधरी ने, है ना। H.C. राय चौधरी ने दिया था। ठीक है, H.C. राय चौधरी द्वारा यह मत दिया गया। ठीक है, H.C. राय चौधरी द्वारा यह मत दिया गया था। ठीक है, H.C. राय चौधरी ने भी जो दक्षिण भारत का जो प्राचीन भारत की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी वो इन्होंने लिखी थी। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री नाम से पुस्तक लिखी थी इन्होंने, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दक्कन भी लिखी थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भी लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, कई सारी पुस्तकें लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना है। और चौधरी साहब ने ही इनको सबसे पहले ब्राह्मण बताया था, और यह मत सबसे प्रामाणिक मत भी माना जाता है। यह बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि यह मत प्रामाणिक मत भी माना जाता है, यह मत प्रामाणिक भी माना जाता है।
माना जाता है। ठीक है, यह मत प्रामाणिक भी माना जाता है। कारण क्या है कि आखिर इस मत के पक्ष में तर्क है ना, मत के पक्ष में तर्क हम क्या दे सकते हैं कि आखिर इनको ब्राह्मण क्यों माना जाए। ठीक है, तो इस मत के पक्ष में तर्क हम ये दे सकते हैं। पहला तर्क हमारा ये है, पहला मैं यहाँ पे लिखूं तो सातवाहन शासकों के, सातवाहन शासकों के नाम से पूर्व ऋषियों का नाम आना है ना, ऋषियों का नाम, यथा कौन कौन से नाम आए, यथा में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा वशिष्ठ, जैसे गौतमी है ना, वशिष्ठी या वशिष्ठ है ना, माधव हरित, ठीक है, का नाम आना, हरित आदि का नाम आना। ठीक है, यह बात जो है सीधी दर्शाती है कि सातवाहन जो थे वो ब्राह्मण थे, तभी तो इनके नाम के आगे जो है ऋषियों के नाम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो मैं लिखूंगा, नासिक प्रशस्ति में इनकी कुछ उपलब्धियां मिलती हैं, सॉरी उपाधियां मिलती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नासिक प्रशस्ति में इनकी का मतलब सातवाहनों की है ना, इनकी कुछ उपाधियां मिलना, कुछ उपाधियां मिली हैं, क्या मिली हैं, जैसे मैं लिखूं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे में सॉरी एक नंबर पे मैं यहाँ पे आगमन निलय है ना, आगमन निलय का मतलब होता है धर्मशास्त्रों का ज्ञाता। ठीक है, आगमन निलय का मतलब क्या होता है, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होता है। इसके अलावा अद्वितीय ब्राह्मण है ना, ये सारी उपाधियां मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ धर्मशास्त्रों का ज्ञाता। ठीक है, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता। ठीक है, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता एक ये बड़ी शानदार उपाधि है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ध्यान रखना कि आगमन निलय उपाधि किसकी है ना, इस प्रकार से पूछा जाता है। वैसे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा इनके शासकों को तब बताऊंगा किस शासक की क्या क्या उपाधियां थी। ठीक है, और 2 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, इसमें सीधा ही ब्राह्मण आ गया है ना। नंबर 3 पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक है ना, विनिवित्य च वर्ण संकृष्य है ना, विनिवित्य च वर्ण संकृष्य है ना, वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी मिलती है ना, वर्ण व्यवस्था का रक्षक। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक अद्वितीय ब्राह्मण। और एक जो उपाधि मिलती है वो है पर्वतों का स्वामी। ठीक है, 4 नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्वतों का स्वामी। ठीक है, तो ये जो उपाधियां हैं, ये उपाधियां इनको ब्राह्मण होना दर्शाती हैं। वहीं मनुस्मृति में इनको जो है वेद शास्त्र विद कहा गया है। ठीक है, मनुस्मृति में इनको वेद शास्त्र विद कहा गया है, वो बात भी मैं इसी में लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पे जैसे 1 पॉइंट पढ़ा, 2 पॉइंट पढ़ा, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि मनुस्मृति में इन्हें वेद शास्त्र विद, मनुस्मृति में इन्हें वेद शास्त्र विद कहा गया है। मनुस्मृति में इन्हें वेद शास्त्र विद कहा गया है।
यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मनुस्मृति में इन्हें क्या कहा गया है? वेद शास्त्रविद कहा गया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये जो मत है ब्राह्मण मत, यह सर्व प्रमाणिक मत है, सर्वमान्य मत है। और क्षत्रिय कौन थे? तो क्षत्रिय ब्राह्मण थे। यही बात आपको यही जवाब आपको देना है। तो मैं यहाँ पे, वैसे तो मैंने प्रामाणिक लिख दिया है, सर्वमान्य मत भी मैं लिख देता हूँ। सर्वमान्य मत भी यही है। ठीक है, यही है। ठीक है, और एस सी राय चौधरी ने यह मत दिया था। एस सी राय चौधरी की पुस्तक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री इन्होंने लिखी है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो पुस्तक थी वो इन्होंने लिखी। और इसके अलावा इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखी थी। तो आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भी इन्होंने लिखी थी। वैसे खूब सारी किताबें ये लोग लिखते थे, है ना, प्राचीन भारत पे खूब लिखा है, पॉलिटिकल इतिहास लिखा है, इतना ध्यान रखना बस। तो ये था प्यारे साथियों कि सातवाहन कौन थे, उस पे मैंने बढ़िया तरीके से चर्चा कर ली है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि सातवाहनों का क्षेत्र कौन सा था, अर्थात सातवाहन किस क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, तो आप इसको उतारें और मैं अब जो है अगली स्लाइड पे आता हूँ। ठीक है, मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ और आप इसको उतारें। ठीक है, तो क्षत्रिय सातवाहन कौन थे, यह अब चर्चा हम कर ली है हमने यह चर्चा। अब सातवाहनों का क्षेत्र क्या था, इस बात पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने इसको मिटा दिया है और अब हेडिंग जमा दीजिए कि सातवाहन किस क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, क्षेत्र। तो ये लो, अब हम पढ़ते हैं कि इन सातवाहनों का क्षेत्र क्या था। ठीक है, सातवाहनों का क्षेत्र, है ना, आखिर किस क्षेत्र के निवासी थे, इस बात को लेकर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्षेत्र को लेकर भी कई मत और यहाँ पे चलते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको आंध्र प्रदेश का बताते हैं, जिसमें जायसवाल साहब का भी नाम आता है, भंडारकर का भी नाम आता है और विंसेंट स्मिथ का आता है, रेपसन का आता है। ठीक है, वहीं कर्नाटक का भी सातवाहनों को बताया जाता है और कर्नाटक का बताने वालों में सुथांकर और प्रोफेसर मिरासी का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा मत और चलता है मालवा वाला। मालवा का होने के पीछे जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है मालवा में स्तूप का पाया जाना ना, मालवा वाला क्षेत्र, जैसे सांची का स्तूप का पाया जाना। और सांची के स्तूप के दक्षिणी द्वार पे मैंने आपको बताया है कि श्री सातकर्णी लिखा हुआ है ना, या राज श्री सातकर्णी लिखा हुआ है। तो उस सातकर्णी प्रथम या जो है सातकर्णी प्रथम का नाम उस पर लिखा गया है। जो महास्तूप है सांची का, उसके दक्षिणी द्वार पर मैंने आपको पढ़ाया है शुंग कालीन कला में, है ना। तो उस आधार पे इनको मालवा का भी माना जाता है। ठीक है, और बाकी ये थे मूल रूप से महाराष्ट्र के, है ना। महाराष्ट्र वाला मत जो है वो सबसे प्रमाणित है। उसके पीछे तर्क जो दिया जाता है वो तर्क यह दिया जाता है कि इनके जो अधिकांश जो स्थापत्य की जो कला है वो हमको महाराष्ट्र से मिली है, पहली चीज तो ये। और जितने भी हमको अभिलेख मिले हैं वो भी लगभग इनके अधिकांश अभिलेख महाराष्ट्र से मिले हैं। और उन अभिलेखों की जो भाषा है वो भी महाराष्ट्रियन प्राकृत भाषा है। ठीक है, इस आधार पे यह माना जाता है कि सातवाहन जो थे वो महाराष्ट्र क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, तो चलिए मैं इन सब बातों की चर्चा कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कई मत आपको सुना दिए हैं। ठीक है, अब देखिए मैं पहला जो मत लिखता हूँ वो रखता हूँ यहाँ पे कि सातवाहन जो थे वो आंध्र प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, सातवाहन कहाँ के निवासी थे? आंध्र प्रदेश के निवासी थे। ऐसा हमको कौन बताते हैं? ऐसा बताने वाले हमको 3-4 लोग मिलते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो नाम मिलता है वो मिलता है हमको एक तो भंडारकर का। ठीक है, भंडारकर साहब जो हैं वो अपना मत रखते हैं
जायसवाल साहब अपना मत रखते हैं, ठीक है। और स्मिथ, विंसेंट स्मिथ अपना मत रखते हैं, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार है, ये राष्ट्रवादी इतिहासकार है, ये साम्राज्यवादी है। और एक है रेपसन, रेपसन भी साम्राज्यवादी इतिहासकार में आता है। तो इन लोगों ने भी जो है आंध्र प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों को और सातवाहनों का क्षेत्र होना माना है। जैसे भंडारकर ने तो माना है अमरावती को, भंडारकर ने किसको माना है? अमरावती को, सॉरी, भंडारकर ने माना है कि ये अमरावती के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमरावती के निवासी थे। वहीं जो जायसवाल साहब हैं वो हमको सॉरी, जो जायसवाल साहब है ना, जायसवाल ने माना है अमरावती, भंडारकर ने अमरावती नहीं माना, भंडारकर ने धान्यकटक को माना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, अभी तो गलती हो जाती, लेकिन अभी तुरंत पता चल गया हमको। ये जायसवाल जो है, जायसवाल ने अमरावती माना है, अमरावती माना है। भंडारकर साहब ने धान्यकटक माना है, ठीक है, धान्यकटक माना है। और विंसेंट स्मिथ ने जो माना था, विंसेंट स्मिथ ने जो है इन्होंने धान्यकटक, अमरावती, विंसेंट स्मिथ ने श्री कालूलम को माना था, है ना, श्री कालूलम को, ठीक है। और इन्होंने करीमनगर को माना था। इन्होंने क्या माना? श्री कालूलम, श्री कालूलम को माना। और रेपसन ने जो माना वो माना करीमनगर को, ठीक है, करीमनगर को माना। अब इन्होंने जो है रेपसन ने करीमनगर से जो है इनके सिक्के मिले थे, करीमनगर के भी कोटलिंगल व संगारहेड़ी नामक स्थान हैं, 2 स्थान, वहाँ से सातवाहनों के सिक्के मिले थे। इस आधार पे इन्होंने, रेपसन ने जो है करीमनगर को माना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 स्थान, करीमनगर के अंदर भी 2 स्थान मिले हैं, कौन कौन से हैं उनके नाम में लिखना चाहूँगा। एक तो है कोटलिंगल, है ना, कोटलिंगल, और दूसरा जो नाम है वो है कोटलिंगल के अलावा संगारहेड़ी, ठीक है, श्रृंगारहेड़ी, ठीक है। यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से इन दोनों स्थानों से हमको मिले हैं सिक्के मिले हैं, ठीक है, सातवाहनों के सिक्के मिले हैं, ठीक है। इन दोनों स्थानों से, इन दोनों स्थानों से क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं, सिक्के मिले, किसके? सातवाहनों के, सातवाहनों के सिक्के मिले। इस आधार पे माना जाता है कि जो है ये लोग करीमनगर के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश में भी करीमनगर के, ठीक है। जायसवाल ने जो बताया वो इस आधार पे बताया कि जो वशिष्ठिपुत्र जो पुलमावी था उसका नाम अमरावती के लेख में मिलता है। इस आधार पे जायसवाल ने इनको अमरावती का माना है, ठीक है। और अमरावती का क्यों माना? अमरावती लेख में, अमरावती लेख में जो है, अमरावती लेख में वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का नाम मिलना, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का नाम मिलना, ठीक है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का नाम मिलना, ठीक है। इनका कोई तर्क मजबूत नजर नहीं आता, भंडारकर साहब का, विंसेंट स्मिथ का, तो उसको हमको यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम ध्यान रखना कि इस प्रकार का मत भी यहाँ पे इन लोगों ने दिया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर पे, दूसरा जो मत जाता है वो कर्नाटक वाला जो है, उसको भी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्यारे साथियों, यहाँ पे 2 नंबर पे कि कर्नाटक के कौन बताते हैं। कर्नाटक में भी हमको 2 मत देखने को मिलते हैं ना। कर्नाटक में 2 मत कैसे कैसे देखने को मिलते हैं? एक तो मिलता है बेलारी क्षेत्र, है ना, बेलारी, और एक मिलता है हमको बरार, है ना, बेलारी और बरार, 2 क्षेत्रों की बात यहाँ पे भी की गई है, बेलारी और बरार की। बेलारी का निवासी तो सुथांकर ने बताया है ना। बेलारी निवासी किसने बताया है? यहाँ का निवासी किसने बताया है? सुथांकर ने बताया है, सुथांकर ने, ठीक है, सुथांकर ने बताया है। जबकि बरार निवासी जो बताया है वो बताया है हमको प्रोफेसर मिरासी ने। किसने?
प्रोफेसर मिरासी ने बताया है। प्रोफेसर मिरासी ने बताया है। प्रोफेसर मिरासी का मानना ये है कि अकोला और तरहला दो स्थान हैं कहाँ पे, बरार में। ठीक है, अकोला और तरहला दो स्थान हैं बरार में। वहाँ से जो है इनके लेख मिले हैं, है ना, जो सातवाहनों के जो लेख नहीं है, सॉरी, मुद्रा भंडार मिले हैं। सातवाहनों के मुद्रा भंडार जो है वो अकोला और तरहला से मिले हैं, जो कि बरार के क्षेत्र में मिलते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, बरार में दो क्षेत्र हैं, एक तो है अकोला, है ना, अकोला, और एक है तरहला। अकोला और तरहला, इन दोनों स्थानों से क्या मिले हैं, इन दोनों स्थानों से मुद्रा भंडार मिले हैं। ठीक है, मुद्रा भंडार मिले, क्या मिले, मुद्रा भंडार मिले। मुद्रा भंडार मिलने के कारण प्रोफेसर मिरासी ने सातवाहनों का जो क्षेत्र है वो बरार को माना, कर्नाटक का क्षेत्र बरार को माना। वहीं सुथांकर ने बेलारी को क्यों माना सातवाहनों का क्षेत्र, उसके पीछे कारण था कि यहाँ से ताम्रपत्र मिले थे, है ना। ताम्रपत्र कहाँ से मिले थे, वो हमको जो है दो स्थान मिलते हैं, हीर हदगली और नौकदानी। ठीक है, हीर हदगली और नौकदानी दो स्थान मिलते हैं बेलारी के भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हीर हदगली, हीर हदगली और एक है नौकदानी। ठीक है, हीर हदगली और नौकदानी, इन दोनों स्थानों से क्या मिले हैं, ताम्र भंडार मिले, सॉरी, ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, ताम्रपत्र मिले हैं, क्या मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं। इस आधार पर सुथांकर ने कर्नाटक के बेलारी को और सातवाहनों का क्षेत्र माना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्यारे साथियों, मैंने दोनों बात बताई, कर्नाटक के बेलारी वाली और बरार वाली। प्रोफेसर मिरासी ने तो बरार को माना, किस आधार पे माना कि बरार के अकोला और तरहला से मुद्रा भंडार मिले हैं। वहीं सुथांकर ने बेलारी को सातवाहनों का क्षेत्र माना, किस आधार पे माना कि हीर हदगली और नौकदानी दो स्थान हैं जहाँ से सातवाहनों के ताम्रपत्र मिले हैं। इस आधार पर इन्होंने जो है बेलारी को सातवाहनों का मूल स्थान माना, किसने, सुथांकर ने माना। अब मैं मालवा वाला तर्क भी यहाँ पे जो है लिख देता हूँ कि मालवा जो था ये इनका सातवाहनों का मूल केंद्र था। ठीक है, मालवा, वो बात मैं जो है 2 पॉइंट हो गए, तीसरे पॉइंट के रूप में यहाँ पे लिखना चाहूँगा मालवा। ठीक है, मालवा। अब मालवा होने के पीछे हमको क्या तर्क मिलता है, मालवा में भी दो स्थान हमको प्रमुख रूप से मिलते हैं, एक तो हमारा है सांची। ठीक है, सांची, और एक है सतनिक। सांची और सतनिक, सांची और सतनिक दोनों की विशेषता क्या है। सांची वाली बात तो मैंने आपको बताई दी है कि सांची का जो स्तूप है, महास्तूप, उसके दक्षिणी द्वार पर और जो है सातकर्णी प्रथम का नामोल्लेख होना। ठीक है, तो इसमें तो जो है सातवाहन शासक का नाम मिलना, है ना, सातवाहन शासक का नामोल्लेख मिलना। ठीक है, सातवाहन शासक का नामोल्लेख मिलना। सांची के स्तूप पे तो ये होता है, दक्षिणी द्वार पे मैंने लिखा है स्तूप संख्या पष्ट है वो ना, महास्तूप को स्तूप संख्या पष्ट भी बोलते हैं। और सतनिक एक स्थान है मालवा का, यहाँ से सातवाहनों की कुछ मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, सातवाहनों की क्या मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, सातवाहनों की मुद्राएं यहाँ से मिली हैं मालवा से, इस कारण मालवा का इनको होना माना जाता है। मगर ये सारे मत जो हैं ये मजबूत तथ्य वाले नहीं है, मजबूत तर्क वाले नहीं है, इसलिए इन सबको खारिज किया जाता है। और इनका जो सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है कि सातवाहनों का मूल क्षेत्र कौन सा था, तो वो था महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र होने के पीछे क्या क्या बातें हैं वो बात मैं आपको यहाँ पर लिखाना चाहूँगा अगली स्लाइड पे। मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ, आप इसको उतारें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो आप इसको उतारें। चलिए हम जो है आगे की बात करते हैं और आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ये मैंने मिटा दिया
और अब आप चौथा जो पॉइंट है इस टॉपिक का वो हम डालते हैं, और हम यहाँ पे लिखते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। तो सातवाहन महाराष्ट्र के निवासी थे, यह मत सर्वप्रमाणिक मत माना जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सातवाहन ये महाराष्ट्र के ही मूल निवासी थे। यह मत सर्वप्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, यह मत सर्वप्रमाणिक माना जाता है। अब सर्वप्रमाणिक मानने के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं वो क्या है? अब देखो, इसके पक्ष में तर्क है ना, इस मत के पक्ष में तर्क, इस मत के पक्ष में तर्क हम क्या दे सकते हैं? तो तर्क में जो हम देंगे, जो पहला तर्क मैं दूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूं कि इस क्षेत्र से प्राप्त चैत्य, स्तूप, विहार आदि अधिकांश सातवाहनों द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, सातवाहनों के द्वारा बनवाए गए थे। इस क्षेत्र से जो भी स्तूप मिले, विहार मिले या चैत्य मिले, वो अधिकांशतः किसने बनवाए थे? सातवाहनों ने बनवाए थे, पहली चीज। दूसरा, इस क्षेत्र से जो अभिलेख मिले हैं वो भी अधिकांशतः सातवाहनों के अभिलेख हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस क्षेत्र से मिले अधिकांश अभिलेख इस क्षेत्र से मिले अधिकांश अभिलेख सातवाहनों के लिखवाए गए थे। ठीक है, सातवाहनों के द्वारा लिखवाए गए थे अधिकांश लेख जो इस क्षेत्र से मिले। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इन अभिलेखों की जो भाषा है वो महाराष्ट्रियन प्राकृत भाषा है। ठीक है, तो एक तो महाराष्ट्रियन प्राकृत भाषा मतलब सातवाहनों के जो अभिलेख हैं उनकी भाषा है ना, तो सातवाहनों के अभिलेखों की भाषा वहाँ की होना, वहाँ पे ही इनकी अधिकतर कला का होना, वहाँ पे ही इनके जो है अभिलेखों का पाया जाना, यह दर्शाता है कि सातवाहन मूल रूप से महाराष्ट्र में बसे हुए थे या सातवाहन मूल रूप से महाराष्ट्र के ही थे। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनके अभिलेखों की भाषा कौन सी भाषा है? इनके अभिलेखों की भाषा महाराष्ट्रियन प्राकृत है। इनके अभिलेखों की भाषा महाराष्ट्रियन प्राकृत है। ठीक है, तो ये जो तीन जो पॉइंट हैं ये बड़े ही मजबूत पॉइंट हैं जो कि यह दर्शाते हैं कि सातवाहनों का जो मूल क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ स्थापना के ऊपर कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सिमुक ने और कर्ण वंश के अंतिम शासक की हत्या करके और सातवाहन वंश की स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है, तो स्थापना वाली हेडिंग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना कौन था? कर्ण वंश का अंतिम शासक आप मुझे बताएंगे। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आप अपनी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं मेरी बात को अलग तजुर्बे से लिख देता हूँ ताकि
मेरा प्रश्न बना रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सिमुक या सिंधुक भी मिलता है, सिमुक या सिंधुक या छिप्रक, ये भी ध्यान रखना, छिप्रक भी नाम मिल जाता है। सिंधुक ने, यहाँ बस सिमुक ही नाम बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, सिंधुक ने अंतिम कण्व शासक की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना की थी किसने? सिमुक ने की थी, अंतिम कण्व शासक की हत्या करके। अब अंतिम कण्व शासक कौन था, यह बात मुझे आप बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने शासक, यह जो जानकारी है ना, ऐसी जानकारी वायु पुराण से मिलती है। वायु पुराण में लिखा है कि आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय सिमुक अंतिम कण्व शासक की हत्या करके और सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, ऐसा मतलब भविष्य शैली में तो पुराण लिखे गए हैं, तो वायु पुराण की ये बात है ना। यह बात किसकी है? वायु पुराण के अनुसार ही है ना, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं वायु पुराण। ठीक है, वायु पुराण। वायु पुराण की शैली तो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन वायु पुराण का उद्धरण आप एक तरीके से कह सकते हैं। वायु पुराण में और मत्स्य पुराण में दो बातें यहाँ पे जो है मिलती हैं विद्यार्थियों, वो हमको यह मिलती हैं कि मत्स्य पुराण जो है वो यह कहता है कि 30 शासक 460 वर्ष तक शासन करेंगे। वहीं वायु पुराण जो है वो यह कहता है कि इसमें 17 शासक जो हैं 300 वर्ष तक शासन करेंगे, है ना। 7 वाहनों में 17 शासक होने के बाद तो वायु पुराण, जबकि 30 शासक होने के बाद मत्स्य पुराण हमको बताता है। ठीक है, तो यह बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। देखो मत्स्य पुराण तो क्या लिख रहा है, मत्स्य पुराण, है ना, मत्स्य पुराण, और एक है वायु पुराण। ठीक है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। तो देखो मत्स्य पुराण तो ये कहता है कि 30 शासक 460 वर्ष शासन करेंगे। ठीक है, जबकि शासन कर चुके हैं उसके बाद लिखे गए हैं ना। ऐसे भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती इतनी सटीक कि एग्जैक्ट जो घटनाएं घटित हुई हो, लेकिन ये भविष्य शैली में लिखे गए हैं, इसलिए ऐसा आता है कि करेंगे, है ना। और 17 शासक 300 वर्ष शासन करेंगे। ठीक है, 17 शासक 300 वर्ष तक शासन करेंगे, यह हमको वायु पुराण बताता है। ठीक है, तो मत्स्य पुराण और वायु पुराण दोनों की बात हमने कर ली, और सिमुक की बात हमने कर ली। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपका परिचय यहाँ पे विद्यार्थियों पूरा होता है। बढ़िया तरीके से हमने परिचय को किया है, आप इसको उतारें। और अब हम जो है प्रारंभिक शासकों को पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रारंभिक शासकों में हम सिमुक को पढ़ेंगे। सिमुक में बहुत बड़ी बात नहीं है, सिमुक में थोड़ी सी बातें हैं। सिमुक जो है पहला शासक था सातवाहन वंश का, इसी ने स्थापना की थी। इसका नाम हमको नानाघाट अभिलेख में मिल जाता है। और कोटलिंगल एक स्थान है जिसकी बात मैंने अभी आपसे की थी। कोटलिंगल से और सिमुक का ताम्र और पोटीन का एक सिक्का भी मिला है, बस यह जानकारी मिलती है सिमुक के बारे में। और उसके बाद जो सिमुक का भाई था कान्हा या कृष्ण, वो शासक बनता है, जो कि बड़ा ही अयोग्य शासक था। उसका नाम नासिक प्रशस्ति में, नासिक अभिलेख में मिलता है, और नासिक को उसने अपने साम्राज्य में विलय किया था। इससे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, तो चलिए मैं इन दोनों के बारे में लिख ही देता हूँ, 2 मिनट का काम और है, और फिर हम जो है चलो हम अगली क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, एक साथ ही देख लेंगे प्रारंभिक शासकों को, जिसमें जो है पहला शासक सिमुक, दूसरा कृष्ण या कान्हा, और तीसरा सातकर्णी प्रथम हो जाएगा।
ठीक है, ये प्रारंभिक 3 शासक हो जाएंगे। उसके बाद फिर अंधकार युग आ जाएगा और अंधकार युग के बाद पुनरुत्थान काल आ जाएगा। ठीक है, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।